तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब उससे लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को पूजने भिक्षु संघ हमारे दायक संचालक वक्तागण श्रोतागण और सभी कल्याण मित्रों की ओर से याचना है कि भगवान सबका मंगल हो, कल्याण हो, सब सुखी रहें। ये जैसा महापात्रा जी ने बताया कॉस्मिक ऑर्डर, आज उसमें दो वो उतु नियम और बीज नियम हमने कवर कर लिए हैं, और हम तीसरा हमारा कम्मा नियम और कम्मा नियम को जो हमारी अभिधम की भाषा है उसको मोरल ऑर्डर कहा है। भगवान बुद्ध ने मोरल जो नैतिक हमारा जो सील है, नॉर्म है, मोरल ऑर्डर, कम्मा नियम। तो इसमें कम्मा जो है, लॉ ऑफ कम्मा, ये कर्म जो है अगर देखा जाए सील के अनुसार, और हमारी जो भगवान बुद्ध ने जो हमें पंचशील और जितने भी नैतिक जो आचरण बताए हैं, और कर्म, कुल मिलाकर कर्म को बीज कहा है भगवान बुद्ध कि कर्म एक बीज है। इसलिए अरहतों को भगवान छीण बीज भी कहते हैं। जिसने इस बीज को छीण कर दिया, नष्ट कर दिया, नशी कर्म रूपी बीज, इसको उसने छीण कर दिया, इसलिए छीण बीज कहते हैं अरहत। और इसके कर्म की जो बात है, इसको मैं कई बार कह चुका हूं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि कर्म इज सर्टेनली एन इंट्रिकेट लॉ। ये जो कर्म है एक बड़ा विचित्र, उलझा हुआ, पेचीदा, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड लॉ है। एक अपने आप में ये नियम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, whose working is fully comprehended only by the Buddha। जिसके जो इसकी जो कर्म का जो संचरण है और इसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो वर्किंग है, ये कैसे काम करता है, इसको पूरी तरह केवल बुद्ध ही समझ सकते। अब जो इतना जटिल विषय हो, जिसको केवल बुद्ध ही समझते हो, तो उस कर्म को करते वक्त कितनी सावधानी की जरूरत है, इसे आप लोग अंदाजा लगा सकते। इसे कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, कभी भी कैजुअली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा आगे चल के परिणाम निकलता है। एक बुद्ध से केवल बुद्ध ही इसको समझ सकते हैं। द बुद्धिस्ट, देखिए आगे कहते हैं भगवान बुद्ध, द बुद्धिस्ट एम, ये जो बुद्धिस्ट हैं जितने भगवान बुद्ध के उपासक हैं, अनुयायी हैं, वेदर लेइटी और द मॉन्क्स, चाहे उपासक हों या मतलब यह है भिक्षु हों, उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कर्म, कर्म का क्षय करना, मूलोच्छेद करना।
अब बात ये है, एक क्वेश्चन उठ सकता है कि कर्म का जब मूलोच्छेद होगा तो फिर क्या बचेगा। कुशल अकुशल कर्म हैं दो तरह के, मूलोच्छेद होगा तो बचेगा क्या, कर्म तो रहेगा। फिर इससे कैसे आगे निर्वाण कैसे होगा। कर्म का जो मूलोच्छेद हो जाएगा तो इसको भगवान बुद्ध ने क्रिया कहा, क्योंकि जो भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं चेतना को ही कर्म कहता, वोल्यूशन इज द कर्म, ये भगवान बुद्ध ने कहा है। तो फिर वो जब इसके जो जर्मिनल फोर्स है कर्म का, जर्मिनल फोर्स, उत्पादक शक्ति इसकी, जो आगे चलकर जर्मिनेट होती है, जन्म लेती है या संतति को आगे बढ़ाती है, कंटिन्यूटी को, जर्मिनल फोर्स का जो क्षय करना, उसका बल घटाना, खत्म करना। जैसे कोई चने का बीज है या कोई भी बीज, जितने भी हैं, उसको अगर हम शुद्ध अवस्था में बोएंगे तो वो पानी, नमी, मॉइस्चर, गर्मी, जो उसकी कंडीशन है, कंडीशनिंग, जो मतलब ये है प्रॉपर्टीज है उसकी, तो उससे मिलके वो अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा, और उसका आगे पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा या फसल होगी तो उसी के अनुरूप उतना ही बनेगा। अब उसका क्रिया कहा है जब वो जर्मिनल फोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध भी और भी अरहत भी कर्म करते हैं, वो तो दैनिक जीवन में रहते हैं, संसार में ही तो रहते हैं, यहीं भिक्षा मांगते हैं, यहीं कहीं कुटिया में बाहर ही सही, लेकिन जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, पंच उपादान स्कंधों की जो क्विंटेसेंशियल नेसेसिटीज हैं, वो तो पूरी करनी पड़ती है। तो उसमें ये जो उनका जो कर्म है, अरहत का या प्रत्येक बुद्ध का, और वो क्षीण बीज हो गए हैं, उसको क्रिया कहा है। और इसलिए उनके जो कर्म डेस्ट्रॉयड आर देयर जर्मिनल सीड्स, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उसमें जो आगे चित्त संतति है, जो वोल्यूशन इज कम्मा कहा है, जो हमारी ये जो वो चित्त संतति है और कोनेशन है, कोनेशन उसको भी मतलब चेतना ही है, एक सिनोनिम है कोनेशन। उसमें जब तक हमारे तीन है कुशल मूल और हमारी जितनी भी वासनाएं, और ये जो 14 है कुशल मूल जो अभी धम्म में बताए हैं, उनका समावेश रहेगा, और जब तक वो उनसे कलर्ड रहेगी हमारी चेतना,
तब तक उसमें जर्मिनल फोर्स रहेगा। और उसका जो फोर्स है वो अग्रगामी है, वो पुशिंग फॉरवर्ड है, वो पीछे की तरफ नहीं आता, आगे चलता है। आगे का मतलब टुवर्ड्स नेक्स्ट बर्थ रिबर्थ साइकिल। तो इसमें एक ये बात हो गई, उसे क्रिया कहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो अगर हम कुशल कुशल कर्म को भी क्षीण करना होगा, क्योंकि कुशल कर्म में क्या है, हमारे जो 10 अकुशल है 10 कुशल है, आप सब जानते हैं, उसकी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 3 शरीर के हैं, 4 मतलब ये वाणी के हैं, और फिर 3 माइंड के हैं, आप सब जानते हैं। अगर अकुशल का प्रभाव दुर्गति है, तो कुशल का प्रभाव सदगति है, इतना ही तो अंतर है। वहां सफरिंग का बोलबाला है। सफरिंग तो कुशल में भी है, जो शरीर जो है ये पंच उपादान ही दुख है, लेकिन ऐसे सफरिंग नहीं है जैसे दूसरे लोग भोगते रहते हैं 24 घंटे। क्योंकि यहाँ कुशल कर्मों का विपाक कुशल है, यहाँ गरीबी नहीं होगी, भूख नहीं होगी, वस्त्र से नंगा नहीं रहेगा, दवा भी मिलेगी, अच्छे घर में पैदा भी होगा। जरा मरण जितने भी शारीरिक वो हैं, इसके डिटेरियोरेशन है, वो तो होगा। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो नियम है, जो बीज नियम है, इसका सबसे बड़ा क्या है, इनका सबका जो 5 जो नियम है हमारे, कर्म नियम बीज, इनका सबसे बड़ी चीज इनमें एक है जो कॉमन है, उत्पत्ति और स्थिति, जिसे क्षय जिसमें कहते हैं, जरा मरण, और मतलब यह है भंग। 3 स्टेज ये चलती रहेंगी। अरहत के साथ भी है ये, बुद्ध के साथ भी है। बुद्ध भी इनसे ऊपर नहीं है। बुद्ध का भी शरीर शरीर है, वही धातुएं हैं, उसी तरह के जो 4 महाभूत हैं, वर्ण रस गंध ओज, ये हैं। तो ओजोष्टमक रूप उनके जो है 8 जो हैं, वही हम लोगों के हैं, यही बुद्ध के। तो वो तो रहेगा, लेकिन वहां आदमी इन जो दुख हैं, जो हमारे संताप हैं, जो मेंटल और फिजिकल, ये नहीं है वहाँ। फिजिकल तो बीमारी बुखार आ गया, वो तो एक नेचुरल स्वभाव है। लेकिन ऐसे नहीं है कि वो क्योंकि पुण्य कर्म है उसके, उसको उनका लाभ मिलता है। तो ये कर्म का जो है, ये है फाउंडेशन बता रहा हूँ, आगे उस पर मूल पाऊंगा मैं। उसके बाद फिर क्या है, कर्म का जो नियम है, ये एज श्योरली एज वाटर, देखिए ध्यान से सुनिए, कर्म का क्या है, नॉर्म क्या है, जो बुद्ध का जो धर्म का नॉर्म नॉर्म, जो बुद्धिज्म की भाषा के अनुसार नैतिक, मतलब यह है, जो इसमें नैतिकता का भगवान बुद्ध ने इतना बड़ा दर्जा दिया है मोरेलिटी का,
इसलिए वहां किसी अन्य डिवाइन पावर की जरूरत ही नहीं रहती। जो नैतिकता अपने आप में आपकी शक्ति है, वही आपकी प्रोटेक्टर है, वही कल्याण मित्र है। नैतिक नियम, आचार संहिता, कर्म, वाणी, विचार को शुद्ध करना, ये जो मार्गदर्शक, जो भगवान बुद्ध ने सिद्धांत बताए हैं, इसमें क्या जोरदार बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो बाहरी दबाव, ये बहुत वर्थ नोटेबल है ये। जो बाहरी दबाव या कानून नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रतिबद्धता है। एक ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ेगी, और ऐसा करेंगे तो हमें रिवॉर्ड दिया जाएगा, वो नहीं है ये स्व मोटू, अपने आप चित्त की वो परिस्थिति है, चित्त का वो लक्ष्य है, जो अपने आप जिसका प्रवाह है चित्त का। वो जो बाहरी दबाव या कानून के भय से नहीं है, वो लालच से नहीं है, डर से नहीं है, वो इसकी एक आंतरिक प्रतिबद्धता है कि उसे तो गलत करना ही नहीं है। वो उसका स्वभाव है, वो नेचुरल बेंट है उसका। वो जैसे पानी, उदाहरण दिया, कितना अच्छा भगवान बुद्ध ने उदाहरण देते थे। एज श्योरली, निश्चित रूप से, एज वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल, जैसे पानी है, वो चाहे एक कटोरी में हो, चाहे तालाब में हो, टब में हो, नदी में हो, समुद्र में, कहीं भी हो, उसका एक स्वभाव है। वो अपना लेवल, जो सरफेशियल लेवल है, वो इक्वल रहता है उसका। ये बात अलग है कि सोर्स पे, बैंक्स पे, किनारे पे वो सैलो होगा, फिर डीप टू डीपर द डीपेस्ट होता चला जाएगा अंदर की तरफ। ये 1000 मीटर गहरा हो, 10 किलोमीटर गहरा हो, या 4 इंची गहरा हो किसी बर्तन में, उस बर्तन को अगर आप थोड़ा पानी हो उसे टेढ़ा करिए, तो जिधर टेढ़ा करके जिधर वो गहरा होगा उधर पानी ज्यादा होगा, और ऊपर का जिधर से उसका सरफेस, उधर किनारे पर कम होगा, लेकिन लेवल बराबर होगा, सरफेशियल लेवल उसका बराबर होगा। ये कर्म ऐसा है, ये अपने आप में, ये इसका स्वभाव है। ये पनिशमेंट और रिवार्ड नहीं, इट इज नॉट ए पनिशमेंट फॉर गुड, एंड नॉट ए फॉर द बैड, एंड नॉट द रिवार्ड फॉर गुड, वो नहीं है ये। इसे ही कहते हैं जो कॉस्मिक ऑर्डर। ये स्वचालित है। ये बाहरी नियंत्रण, बाहरी फोर्स, बाहरी मार्गदर्शन और बाहरी डायरेक्शन से मुक्त है। तो अपना लेवल बराबर रखता है। सो डज कम्मा गिवन अपॉर्चुनिटी, जो कर्म है, जो परिस्थितियां जो मिलती हैं, अवसर मिलते हैं कर्म को करने के बाद, गिवन अपॉर्चुनिटी जो मिलता है उसको, प्रोड्यूस इट्स इनएविटेबल रिजल्ट्स, अपने जो
निश्चित, इनेविटेबल है, वो टाले नहीं जा सकते, एविटेबल नहीं है वो, इनेविटेबल है, रिजल्ट देते हैं ये। और वो उसमें तो कोई देखिए, पानी है, आप देख रहे हैं फ्लड आती है, खेत में पानी लगाते हैं, जहां भी रहेगा पानी अपने आप अपना रूप धारण करता है। सामने गड्ढा आ गया, पहले गड्ढा भरेगा, जब गड्ढा भर जाएगा फिर पानी फिर आगे बह जाएगा, फिर गड्ढे भरते जाएंगे, लेवल बराबर रहेगा। तो ये नॉट फॉर्म रिवार्ड और पनिशमेंट, बट एन इनेट सीक्वेंस। इनेट जो कहते हैं अपने आप स्वनिर्मित, स्वचलित, जन्मजात जिसको कहते हैं, स्वाभाविक, नेचुरल, नॉट अननेचुरल, अनमेड, अनइंटरफेयर्ड, इनेट है वो। सीक्वेंस है उसका। दिस सीक्वेंस ऑफ डीड एंड इफेक्ट, जो कर्मों का ये हमारा कर्म के अनुसार उसका जो फल है, प्रभाव है, परिणाम है, रिजल्ट है, इज एज नेचुरल, वो उतना ही स्वाभाविक है। नेचुरल मीन्स स्वाभाविक। नेचुरल को प्राकृतिक क्यों कहते हैं? वाई द नेचुरल वर्ड इज मीन्स प्राकृतिक? क्योंकि हम किसी भी प्रक्रिया जो गुजर रही है, प्रक्रिया चाहे पेड़ है, हम किसी पेड़ पे जो फल लगे हैं वो हम उनको पका नहीं सकते, उनको एकदम बड़ा नहीं कर सकते। वो अपना, उनका स्वाभाविक प्रोसेस है, अपने आप वो ग्रो करेगा, फिर वो स्टे करेगा, फिर राइप होगा, फिर वो पक जाएगा, दैट विल फॉल। यही हमारा जीवन है, ये प्राकृतिक है, स्वाभाविक। इस पे हम केयर तो कर सकते हैं, बीमारी है इलाज तो करना चाहिए। खुद ने कहा 6 साल जो उन्होंने दुष्कर क्रिया करी, ऑस्टेरिटी, तो उसके बाद तो यही कहा, टेक केयर ऑफ दिस बॉडी। अगर ये स्वस्थ रहेगा तभी आप अपने और समाज के और दूसरे जो कार्य हैं, चाहे वो भिक्षु के हों चाहे ग्रस्त के हों, तभी संपन्न होंगे वो संकल्प के अनुसार। तो इसलिए नेचुरल है, स्वाभाविक है। दिस सीक्वेंस ऑफ डीड एंड इफेक्ट इज एज नेचुरल एंड नेसेसरी एज द वे ऑफ सन एंड मून। ये इसी तरह के हैं जैसे चांद का परिक्रमा, सूरज का हम रास्ता नहीं बदल सकते। ये इतने स्वाभाविक, इतने स्वचालित हैं, अपने आप होता है। यही कॉस्मिक लॉ है। और ये कॉस्मिक लॉ जो है, इसका जो है, जो कर्म का, ये रिट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल्ड कम्मा है। रिट्रीब्यूटिव, रिट्रीब्यूटिव मीन्स इसमें
इसका परिणाम देने की कैपेसिटी है। ये नहीं कि उसमें परिणाम फीड किया जाता है। ये आदमी ने ऐसा गलत काम किया, उसमें फिर डाटा फीड कर दिया, इसको प्रोपोर्शनेटली इस तरह का पनिशमेंट मिलना चाहिए। रिट्रीब्यूटिव है, नेचुरल है वो। इसी तरह रिट्रीब्यूटिव है, जैसे नींबू है वो खट्टा ही रहेगा, केला खट्टा नहीं रहेगा। तो जैसा कर्म होगा उसके जो कॉस्मिक लॉ है, हत्या के बदले हत्या, दान के बदले दान, आप जानते ही हैं सब। कुशल है कुशल, बहुत रिटरेट करने की जरूरत नहीं है। रिट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल ऑफ द कम्मा, और आगे और क्लियर किया भगवान बुद्ध ने, इनहेरेंट इन कम्मा इज आल्सो द कंटिन्यूएटिव प्रिंसिपल। इसमें निहित है, समाहित है, संयोजित है। क्या? कंटिन्यूएटिव, निरंतरता, कंटिन्यूअल सिद्धांत। ये तब तक पड़ा रहेगा, कंटिन्यू करेगा जन्म जन्मांतर, जब तक अपना फल ना दे दे। ये अपने आप कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। और जिनका परिणाम मिल गया, जो हमने अंडरगो कर लिया, सफर कर लिया, भोग लिया, वो डिलीट होते चले जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वो नहीं रहेंगे फिर हमारी जो स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस है, जो हमारा चित्त प्रवाह है, भवंग, वो उसमें से डिलीट हो जाएंगे। और कंटिन्यूएटिव है। अब आगे, मैनीफोल्ड एक्सपीरियंसेस, जितने बहुआयामी अनुभव, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यक्तिगत विशेषताएं या आदतें, स्वभाव, विशेषताएं, गुण, अवगुण, एक्यूमुलेटेड नॉलेज, संग्रहित जो हमारा ज्ञान है, चाहे वो एकेडमिक हो या फिलोसफिक हो, व्हाट्स एवर टाइप इज इट, इसी प्रकार का हो, एंड सो फोर्थ, आर ऑल इन, इन देखिए अब आगे कितना इंपॉर्टेंट है, आर indelibly recorded, indelibly, अमिट, जिसको डिफेस नहीं किया जा सकता, कोई कर नहीं सकता, वो अपने आप ही होगा जब कर्म का फल भोग लगा। indelibly recorded, वो हमारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में पक्के रूप से, अस्थायी रूप से, जब तक परिणाम ना हो, क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं है, जब वो भोग लगा डिलीट हो जाएगा, मैं कह चुका पहले। इनडेलिबली तब तक, कब तक इनडेलिबली, unless it gives its result। In the palimpsest like mind, palimpsest
एक ग्रीक वर्ड है। पहले जमाने में जैसे कागज का जब तक आविष्कार नहीं हुआ था, तो पत्थर पे, स्लेट पे, फिर स्लेट आई, स्मूथ पत्थर बनाने लगे, स्लेट आई पढ़ने लिखने के लिए बच्चे के प्राइमरी स्कूल की। वरना पहले जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, चपटे, उस पर कोयले से या किसी और चीज से, साड़ है जैसे टूटा हुआ ठीकरा जिसको कहते हैं, बर्तन से टूट गया, घड़े का, मिट्टी का, फिर उससे भी लकीर खींच के जैसे रंग आ जाता है लिखने में, तो उसको लिखते थे, फिर दोबारा लिखने की जरूरत होती थी। कैसा उदाहरण दिया है। फिर उसको मिटाते थे हाथ से, इरेज करते थे, लेकिन वो पूरा नहीं मिटता था, क्योंकि उसका अक्स उस पर है। दूसरा पढ़ लेते थे, दूसरी राइटिंग को, तीसरी को भी मिटा कर, लेकिन पहले वाला पड़ा रहता था, उसके जो जो स्क्रैचेज थे वो भी पड़े रहते थे। तो एक कर्म इसी तरह पड़े रहते, ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि इतना भंडार है कर्मों का चित्त में, इसका कोई अंदाजा नहीं। हम कब से इस बर्थ रिबर्थ के साइकिल में वांडर कर रहे हैं, किन किन स्टेट्स में, योनियों में घूम रहे हैं, और वहां से हम जो भी गैदर कर रहे हैं सब पड़ा हुआ है। पैलिम्पसेस्ट लाइक माइंड उसमें पड़ा हुआ है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम लाइफ टू लाइफ। यहाँ कर्म ट्रांसफर होते हैं, चित्त संतति ट्रांसफर होती है, कोई परमानेंट चीज ट्रांसफर नहीं होती लाइफ टू लाइफ, क्योंकि यहाँ परमानेंट कुछ है ही नहीं। थ्रू लैप्स ऑफ टाइम दे मे बी फॉरगॉटन। हम भूल जाते हैं उन्हें, हमारी स्मृति तो छोटी है ना। बहुत कम लोग हैं जो इसी जन्म की पूरी बातें जब से होश संभाला याद रखते हैं, नहीं बहुत से लोग की तो मेमोरी बड़ी ऐसी हो जाती है वो याद ही नहीं कर पाते। कैपेसिटी है बहुत से, तब यह है याद रखते हैं। जो तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं, जिनकी याददाश्त अच्छी होती है, तो वो पड़ी रहती है, चाइल्डहुड की बातें भी याद कर लेते हैं। तो इस तरह का ये इसका कर्म का ये है। और ये कर्म हम 24 घंटे करते हैं, बाय थिंकिंग, बाय माइंड, बाय वर्ड्स एंड बाय बॉडी। और ये जो कर्म जो है, इन शॉर्ट, संक्षेप में, कर्म इज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इन एथिकल रेलम। जो हमारा जो नैतिक लोक है या क्षेत्र है, रीजन है, एरिया है, ये कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कॉजेशन से ये आवृत है पूरी तरह। अब ये जो इसका जो मोरल ऑर्डर, कम्मा एक्शन, इज दैट बाय विच मैन, ये कर्म है क्या, परिभाषा बताई इन्होंने अभिधम में। विच मैन एग्जीक्यूट डीड्स, जो आदमी कर्म को एग्जीक्यूट करता है, क्रियान्वित करता है, उसको मूर्त रूप देता है, गुड और इविल, मैरिटोरियस और द ऑपोजिट,
मेरिटोरियस कुशल और या कुशल अकुशल, ऑपोजिट मीन्स अकुशल, ये कर्म है। व्हाट इज इट, ये है क्या, ये क्या है। इट इज वोल्यूशन, चेतना, मोरल और इमोरल, ये चेतना है। हमारी जो कॉन्साइंस है और जो हमारी कॉनेशन, चेतनाहम भिक्खवे कम्मम वदामि, मैं चेतना को ही भिक्षु कर्म कहता हूँ। इट इज वोल्यूशन, चेतना, मोरल और इमोरल, वी आर टोल्ड इन द पाली टेक्स्ट, जो हमारा पाली टेक्स्ट है, हमारा जो साहित्य है, बाई एक्शन भिक्खु आई मीन वोल्यूशन, जो कर्म द्वारा किए जाते हैं कर्म, उसे ही मैं चेतना कहता हूँ भिक्षु। इट इज थ्रू हैविंग विल्ड, ये कैसे होता है, हैविंग विल्ड, जैसा हमने इरादा किया, इच्छा करी, सोचा, निश्चय किया, इरादा किया, दैट ए मन डज, जो आदमी करता है, समथिंग इन द फॉर्म ऑफ डीड, स्पीच और थॉट, जो शरीर से कर्म करता है, बाय ऑल फोर्स, हाथों पैरों से, और बाय माउथ मीन्स वर्ड्स, वाणी, एंड बाय थॉट, बाय माइंड, और बाय विचार, तो मन से ही होंगे। हियर वोल्यूशन और कोनेशन इज द एक्ट ऑफ विलिंग, वॉलेंटरी ओनेटिव एक्शन है। किसी चीज को अच्छा या बुरा करना, मेरिटोरियस, डीमेरिटोरियस, उसे अमल में लाना, पूरा कर देना, डेलिब्रेटली करना, जानबूझ के करना, ये नहीं इनडेलिबरेटली, नहीं डेलिब्रेटली। जैसे हम परीक्षा देते हैं, डेलिबरेटली, माइंडफुली, कॉशियसली, अलर्टली, डेलिबरेटली, एंड डिसाइड्स अपॉन द स्टेप्स टू बी टेकन, और किस किस क्रम में करना है, उसका हम एडम्बरेट करेंगे, उसकी रूपरेखा बनाएंगे, हम पैसेजिंग करेंगे उसकी, स्टेप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एज द लीडर ऑफ ऑल, जैसे कमांडर है फौज का, इन्फेंट्री को लगाएगा, आर्टिलरी लगाएगा, फिर आर्म्स जो उनके बख्तरबंद गाड़ियां लगाएगा, फिर टैंक लगाएगा, तो इस तरह की एक प्लानिंग करते हैं इसमें। लीडर ऑफ ऑल, चेतना लीडर है, और जो हमारे चैतसिक हैं, ये इसके सर्वेंट है, असिस्टेंट है, ऑक्सिलरी, सहायक, लीडर ऑफ ऑल, द मेंटल फंक्शंस, वही चैतसिक, इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग, और क्या है ये करती, क्या है चेतना, इट प्रोवाइड्स द टेंशन ऑफ दोज फंक्शंस, टेंशंस, इनको स्ट्रेन में डालती है, स्ट्रेचिंग करती है, उनकी काम पर लगाती है, चैतसिकों को वशिष्ठ करते, ऑफ दोज फंक्शन टुवर्ड्स एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, जो कुछ करना है उसकी तरफ चेतना योजना बना, इट इज लीडर ऑफ द ऑल प्रोसेसेस, जो प्रक्रियाएं हैं हमारी जितनी भी हैं, एज द लीडर ऑफ ऑल इम्प्लाइज, ये क्या इसको निहित है इसमें, दैट इन डूइंग सो इट्स ओन वर्क्स, ये लीडर अपना भी काम करता है
और दूसरे के भी काम पर निगाह रखता है। जैसे डॉक्टर है, वो नर्स पे भी निगाह रखेगा, वार्ड बॉय पे भी निगाह रखेगा, स्वीपर पे भी निगाह रखेगा, सफाई ठीक ठाक से है नहीं, और अपने मेडिकेशन पे भी ध्यान रखेगा। अपनी यूनिट का वो इंचार्ज ओवरऑल। तो डूइंग ऑन वर्क्स एज वेल एज वर्क्स ऑफ ऑल अदर, उसकी मॉनिटरिंग करेगा। साइकिक प्रोसेसेज, साइकिक प्रोसेसेज माने जितने भी हमारे चेतसिक इन्वॉल्व, जिसमें वो शामिल हैं, जो जो उसमें शामिल है, वोलिशन बिकम्स द चीफ एंड सुप्रीम लीडर। ये सबसे सुप्रीम लीडर है वोलिशन, चेतना, इन द सेंस दैट इट इन्फॉर्म्स ऑल द रेस्ट। ये सबको कमांड देती है, सूचना करता है, अलर्ट करता है, अब ये करना है, वो करना, ऑल द रेस्ट सब जो शेष है। वोलिशन एज सच ब्रिंग्स अदर साइकिकल एक्टिविटीज, जितनी हमारी दिमागी क्रियाएं हैं, मनोवैज्ञानिक, साइकिकल, एथिक, टू टेंड इन वन डायरेक्शन। टू टेंड मीन्स हाँकना। जैसे एक शेफर्ड, गडर या गोट हर्ड, काउ हर्ड, उनको जहां पास्चर्स हैं, जहां चराने ले जा रहा है, उस दिशा में टेंड करता है, हाँकता है, ड्राइव करता है, गोडिंग करता है। ये उस दिशा में ले जाते हैं सारे चैतसिकों को। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर स्टेटमेंट। यही इन्होंने कहा, इसका जो ये वाक्य है, इसका एक्सप्लेनेशन है, कर्मा इज दैट बाय विच मैन एग्जीक्यूट डीड्स। कर्म वो है जिसके द्वारा आदमी अपने कर्मों को संपादित करता है, निष्पादित करता है। फिर आगे चेतावनी दे रहे हैं, इट शुड हाउ एवर बी बोर्न इन माइंड, ये दिमाग में रखना चाहिए, दैट द कॉग्निटिव प्रोसेस, जो हमारी चेतना के जो प्रोसेस है, क्रिया है, प्रक्रिया है, इन्फॉर्म्स अदर साइकिकल प्रोसेसेस, सभी चैतसिकों को इन्फॉर्म करता है, ओनली इन द केस ऑफ वंस ओन वर्क्स, अपने ही कार्य के बारे में करेगा। जैसे इस समय डॉक्टर सर्जिकल काम कर रहा, एक उदाहरण दे कैसे क्लियर करता हूं। वो पहले जो वुंड है या फोड़ा है, एब्सेस है, उसको इंसाइज करेगा। उसके बाद जब इंसिजन होगा तो उसमें स्कैल्पल होगा, वहां कॉटन होगी, और वो होगा, असिस्टेंट नर्स खड़ी है, सब खड़े हैं, तो उस समय उसका ध्यान किस पे होगा, इंसिजन पे, वो काम पूरा होगा। फिर दूसरा प्रोसेस उसका सफाई हुई। फिर तीसरा प्रोसेस, उस पर वो दवाई लगाएगा, उसको जैसा भी करना होगा, जो भी, फिर उसको पट्टी बांधेगा। तो ये जो अलग अलग यूनिट हैं, एक दूसरे में शामिल नहीं हो सकते। वो शुरू में ही एक सारे काम नहीं करता। इसी में इसने उन्होंने कहा है, मैं क्लियर कर देता हूँ कि समझ में आ जाए, ऐसा ना कोई वो, आप जानते हैं मेरी आदत है वो। इन्वॉल्व वोलिशन बिकम द चीफ एंड सुप्रीम लीडर, जैसे बीइंग, वो क्या करता है, कैन नॉट ब्रॉड, अपने अपने ही काम करता, अपना मीन्स उस समय जो रिक्वायर्ड है, माइंड तो हमारा हर तरह से करेगा ना। अकॉर्डिंगली द लेटर कैन नॉट बी ब्रॉट विद इन द डेफिनेशन ऑफ द वोलिशन। जैसे दूसरा काम जो हमें बाद में करना है, बैंडेज करना है, वो हम शुरू में नहीं सोचते। शुरू में हम वही करेंगे जो शुरुआत का है, एनेस्थीसिया देंगे, उसको वो देखेंगे, फिर वो करेंगे जो भी आप जानते हैं, उसके बाद करेगा। इसलिए इसमें दूसरा शामिल नहीं हो सकता। ये वही कंसंट्रेट करता है ना, वो फोकसिंग करता है उस पर, तभी अचीव करता है। अगर फोकसिंग नहीं करेगा, अचीव नहीं करेगा।
फिर तो वो बोझ हो जाएगा, ऑपरेशन ही बोझ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इतना ही फर्क है इसमें, देखिए क्या कहा। हेंस इट इज इट्स एक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड एज एक्शन। बी के एक्शन ए के नहीं कहा जा सकता। जो बी का काम है, इस चैतसिक का काम है वही करेगा, वो दूसरे चैतसिक का नहीं करेगा वो। सिंस देयर इज ए मच डिफरेंस, इसमें इतना डिफरेंस है, इतना, जिस तरह एक भेड़ और बकरी में अंतर है, तो हमारा चित्त इस तरह है, चलता है और इस तरह का ये काम करता है। तो समय हो गया आज। इतना ये गहन और गूढ़ है, तो मैं इसका जो कम नियम है, ये आज पूरा नहीं हुआ, अभी है इसमें, फिर अगले संडे को ये पूरा होगा। इतना गूढ़ है, समझ में आता रहे तभी इसका फायदा है। हमें कोई जी। कोर्स तो पूरा करना नहीं है, हमें तो समझना है और कोशिश करना है कि समझने लायक बोला जाए। तो हम यहीं रुकेंगे आज, फिर आगे इसके कंटिन्यू रहेगा। आप सबने ध्यान से सुना। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट सिंपल टू सिंपलर। और सभी को मेरा नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो, सबका कल्याण।